हेलो दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। लक्ष्य एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था पॉलिटी का सीरीज, जिसे मैंने शुरू बताने में स्टार्ट किया था राष्ट्रपति, और मैंने कुछ क्लासेस भी ली थी इसके लिए, और चूँकि टाइम नहीं मिला इसकी वजह से अभी ब्रेक लगी हुई थी। तो ठीक है, तो आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान के बारे में देखेंगे, उसके आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो संविधान में दिए गए हैं, वो क्या क्या उस आर्टिकल का यूज़ करके उन लोग को जो मौलिक अधिकार दिया गया है, और जितने भी एक देश जो हमारी भारत जो देश है उसको चलाने के लिए किस तरह से संविधान हेल्प करता है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे तो संविधान आर्टिकल तो शुरू से है, लेकिन हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रपति से, है ना। तो हम लोग शुरू देखेंगे कि कार्यपालिका से। ठीक है, कार्यपालिका जो क्या करती है हम लोग एक एक देखेंगे। हम लोगों की जो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह से संचालित होती है, या फिर किस तरह से वो शासित होती है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है, अगर हम भारत की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत की शासन व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर है आपका विधायिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए विधायिका क्या करती है। विधायिका का जो काम होता है, उसका काम होता है कानून को बनाना, है ना। वो काम क्या करती है, कानून को बनाना, ताकि देश किस तरह से संचालित हो, या फिर देश में किस तरह से कानून लाया जाए, ये सारा जो जिम्मा होता है वो होता है विधायिका पर। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है, अब कानून बन चुका है, विधायिका में कानून बन गया है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है ना, उसको देश में लागू करना है। तो वो काम होता है, वो सरकार जो शासन व्यवस्था है उसके दूसरे अंग का, जिसको बोला जाता है कार्यपालिका, है ना। उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है जो कानून बना है उस कानून को लागू करना। ठीक, जो कानून यहाँ पे बनाया गया है विधायिका द्वारा, उस कानून को लागू करना होता है। ठीक है, अब देखिए कानून बन चुका है, कानून लागू भी हो चुका है, लेकिन क्या होता है, एक तीसरे जो शासन व्यवस्था है उसका एक तीसरा अंग है जिसका नाम है न्यायपालिका। वो काम क्या करती है, वो कहती है कि अगर, अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कानून हम बना के देश में लागू कर सकते हैं, तो उसका देख रेख करने के लिए कि जो कानून है वो सच में जो वहाँ के जो जनता लोग है ना, उन लोग के लिए, उन लोग के फेवर में है कि नहीं, उन लोग के लिए अच्छा है, उन लोग के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो ये सब देखती है हमारी न्यायपालिका, यानी कि जो न्यायपालिका है वो देखती है कानून को, यानी कि जो कानून है वो सही बना है कि नहीं बना है ना। और उस कानून के आधार पे वो फैसला करती है कि वो जो कानून है वो, उसको देखते हुए वो फैसला करती है कि वो जो कानून है उसका जो आधार है वो लोगों के हित में है कि नहीं है। और दूसरा काम क्या है न्यायपालिका का, कि जो भी संविधान में कानून दिया हुआ है, जो भी कानून संविधान में दिया हुआ है, उसका आधार लेते हुए वो, उस कानून का आधार लेते हुए वो न्याय करती है। नाम से ही क्या पता चलता है, ये न्याय करती है ना, न्यायपालिका। और इधर देखिए कार्य से कार्यपालिका, और देखिए ये विधायिका है ना, यानी कि ये विधि यानी कि नियम बनाती है। तो ये हमारे भारत की शासन व्यवस्था की 3 अंग है। पहला कौन है, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून लागू करना। उससे पहले विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना। फिर न्यायपालिका का क्या काम होता है, कानून के आधार पर न्याय करना होता है। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो न्याय करना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कार्यपालिका, यानी कि जिसको बोला जाता है इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ये एक मंडल है आपका। अगर हम ऐसे ही देखते हैं, जैसे कि कार्यपालिका क्या है,
शासन व्यवस्था के 3 अंगों में से एक अंग है कार्यपालिका। ठीक है, अब ये जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन होते हैं? ठीक है, कार्यपालिका यानी कि अगर हम जैसे देखें कि ये देखिए, अगर ये हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारा है संसद भवन। ठीक है, ये है संसद भवन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संसद में क्या हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 सभा होती है, एक को बोला जाता है लोकसभा और एक को बोला जाता है राज्यसभा, है ना। एक को अपर हाउस, एक को लोअर हाउस, या फिर एक लोअर एक अपर। ठीक है, तो ये जो दोनों हाउसेस होती है, ये जो दोनों सभाएं होती है, वो क्या काम करती है? तो वो कोई भी कानून होता है वो वहाँ पे पारित करती है, कोई भी कानून वहाँ पे बनाती है। ठीक है, और इन दोनों का जो हेड होता है ये होता है आपका राष्ट्रपति होता है ना, ये होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा मिलके जो कानून बनाती है ना, ये हो जाती है विधायिका कानून। ठीक है, और जो अब देखते हैं हम लोग कि जो कार्यपालिका है वो उनका जो अंग है वो कौन कौन है। तो कार्यपालिका का अंग हम देखते हैं तो एक आता है आपका राष्ट्रपति आता है, फिर आपका उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और साथ में एक होता है महान्यायवादी होता है। तो ये जो आपका है, ये जो मिलके बना हुआ है एक पूरा का पूरा कार्यपालिका है। यानी कि जो भी विधायिका में जो भी नियम बनते हैं वो उनको लागू करने का जिम्मा किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। और कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और एक है महान्यायवादी, है ना। तो इनका ही काम होता है कि कोई भी जो कानून संसद में बनता है उसको लागू करना, अच्छे से एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल पे, है ना, कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद जो दिए गए हैं उनका क्या मतलब है और वो क्या कहते हैं। तो आप देखते हैं पहले राष्ट्रपति के बारे में, है ना, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो हम आर्टिकल शुरू करते हैं कितना? आर्टिकल 52 से, यानी कि अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 का कहना ये होता है कि जो भारत देश है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, है ना। हम लोग अभी देखें संघ कार्यपालिका, तो इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, और वो जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? तो वो जो राष्ट्रपति होगा वो संघ कार्यपालिका के अध्यक्ष होगा, संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, है ना। तो वहाँ पे अगर यानी कि अगर जो कार्यपालिका है ना, जो एग्जीक्यूटिव है उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होगा आपका राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ये किसमें बताया गया है? ये आर्टिकल आपका 52 में, यानी कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ठीक है, कि एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 यानी कि ये क्या बता रहा है अनुच्छेद आर्टिकल, कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित होगी। ठीक है, कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो किसमें केंद्रित होगी? राष्ट्रपति में होगी। ठीक है, जैसे कि देखिए ये है आपका, यहाँ से आपका एक है आपका ये लोकसभा और ये है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा यहीं से मिलके कुछ मेंबर मिलके क्या बनते हैं? यहाँ पे एक मंत्रिमंडल बनता है ना, एक जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो जैसे कि जो भी कोई गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है? तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, है ना। और एक होता है COM होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो कि ये जो हेड होता है, ये जो हेडेड बाय, जैसे बोला जाता है कि ये हेडेड बाय, यानी कि इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है ना। ये जो मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो हम लोग देखे थे पहले कार्यपालिका में, ये जो कार्यपालिका का हिस्सा है ये क्या है? प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो इनका काम क्या करते हैं? इनका जो हेड होता है
वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति होता है। यानी कि जब भी ये कोई नियम लागू करेंगे तो सबसे पहले किसका अनुमति लेना होगा? तो राष्ट्रपति का होगा, है ना। और राष्ट्रपति के बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति क्या होते हैं। राष्ट्रपति सेनाओं का प्रमुख होता है। जितने भी हमारे सेना हैं, जितने यानी कि हमारे पास 3 ही सेना है। एक है आपका जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ठीक है, जल सेना यानी कि एयरफोर्स, है ना। जल सेना यानी कि एयरफोर्स, और जल सेना मीन्स माय मिस्टेक, जल सेना कहने का मतलब होता है आपका नेवी होता है ना, नेवी। और वायु सेना यानी कि आपका एयर फोर्स, और थल सेना में आपका आ जाता है आर्मी, है ना, इंडियन आर्मी। तो ये जो हमारी सेनाएं हैं, भारत की जो सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इनका जो प्रमुख होता है, सुप्रीम कमांडर जो होता है, वो होता है आपका राष्ट्रपति, है ना। और ये देश के प्रमुख भी होते हैं, है ना। जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? देश के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। जैसे हमारे घर में होता है ना कि हमारे घर का एक मुखिया होता है ना, जिसको हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द हाउस। उसी तरह जो पूरा देश है उसका एक हेड है, जिनको बोला जाता है राष्ट्रपति, है ना। यानी कि राष्ट्रपति क्या होता है? वो हमारे देश के प्रमुख है, यानी कि हेड है। ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि हमारे संविधान में वो हेड तो है, लेकिन क्या है कि उनको जो बोला गया है वो क्या है? वो नाम मात्र के मुखिया बोला गया है ना। कि वो जो हेड तो है बट क्या है? वो नाम मात्र के मुखिया, यानी कि ये नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड है। और एक्चुअल हेड की हम बात करते हैं। अगर ये एक्चुअल हेड है, जो एक्चुअल हेड है वो है आपका, यानी कि एक्चुअल हेड के जैसे कौन काम करता है भारत में? तो वो है हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। यानी कि अगर हम एक्चुअल हेड बोलते हैं तो वो कौन आ जाते हैं एक्चुअल हेड में? एक्चुअल हेड में आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। और जो नॉमिनल हेड होता है ना, जो नाम का जो होता है, नाम मात्र का हेड होता है, वो है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल हेड बोला गया है, क्योंकि ऐसा हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्चुअल हेड होते हैं। हम लोग आने वाले आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल से हमने क्या सीखा कि जो आर्टिकल 53 है वो क्या है कि जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें केंद्रित होती है? तो राष्ट्रपति में केंद्रित होती हैं। और सेनाओं का जो प्रमुख है वो कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। और देश का भी प्रमुख किसको बोला गया है? राष्ट्रपति को, जो कि एक नॉमिनल हेड है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? एक नाम मात्र के मुखिया हैं। असली मुखिया अगर हम देखेंगे, ओरिजिनल हेड हम देखते हैं तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आर्टिकल में बढ़ते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 54 है ना। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन मंडल की बात करता है। अब चूंकि देखिए, जैसे हम लोग MLA चुनते हैं, हम लोग देखते हैं कि आप गांव में रहते हैं तो मुखिया चुनते हैं, वार्ड चुनते हैं, है ना, और आप विधायक को चुनते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि हमारे राष्ट्रपति को भी चुनना होता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है और कौन कौन करता है। तो आर्टिकल 54 आपको ये बताता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा और कौन कौन उस मेंबर में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोट करने के लिए, है ना। उसका जो निर्वाचन मंडल होगा वो कौन कौन होगा। तो आर्टिकल 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। और निर्वाचन मंडल, तो देख रहे हैं यहाँ पे निर्वाचन मंडल में कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो निर्वाचन मंडल में आपके कौन कौन है?
तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित विधायक, है ना। पहले क्या ले लेना है कि ऑल स्टेट्स, यानी कि सभी राज्यों के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड एमएलए होते हैं, सॉरी मेंबर, इलेक्टेड एमएलए होते हैं, वो मंत्री निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। और सांसद के लोकसभा राज्यसभा के जितने भी जो इलेक्टेड एमपी होते हैं, इलेक्टेड एमपी, मैंने कहा इलेक्टेड एमपी होते हैं जो, वो होते हैं किसके, तो राज्यसभा प्लस लोकसभा के जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं वो होते हैं निर्वाचन मंडल का सदस्य, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कौन होता है निर्वाचन मंडल का सदस्य। तो एक है केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित विधायक, है ना। केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके निर्वाचित विधायक, है ना। यहाँ पे भी कौन कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर एज एमएलए, है ना। यानी कि जो जो विधायक होते हैं, जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए नहीं होते हैं, वो बस होते हैं आपका दिल्ली, है ना, आपका होता है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड एक है आपका पौंडीचेरी, है ना, पौंडीचेरी। ठीक है, तो इन केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं एमएलए, वो इस निर्वाचन मंडल का भाग होते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें वो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 54 क्या बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और उसका एक निर्वाचन मंडल होगा, और हम लोग देखें कि कौन कौन से सदस्य हैं जो उस निर्वाचन मंडल के हिस्सा हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं कि अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 55, है ना, अनुच्छेद 55। ये क्या बताता है, ये निर्वाचन पद्धति को बताता है ना। ये आपका निर्वाचन पद्धति को बताता है कि जो निर्वाचन पद्धति होगा, हम लोग पीछे क्या पढ़े कि जो राष्ट्रपति होगा उसका क्या होगा, उसका निर्वाचन होगा और एक खुद निर्वाचन मंडल होगा, और निर्वाचन मंडल के लोग क्या करेंगे, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता रहेगा तब वो उसमें वोट करेंगे, है ना, अपना मत देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 55 ये कहता है कि निर्वाचन की जो पद्धति है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, वो कैसा होगा, तो वो होता है आपका अप्रत्यक्ष होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है एवं गुप्त रीति होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आर्टिकल 55, बट अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक एक पॉइंट क्या क्या मतलब होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या मतलब होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है और गुप्त रीति क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये यहीं पे बता देते हैं कि क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में ज़रूरत नहीं है, अगले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसको क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष कहने का मतलब इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट। जैसे अभी क्या होता है कि हम लोग मुखिया का ही चुनाव करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं, वार्ड का चुनाव करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट उसमें जाते हैं, डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट भागीदारी लेते हैं उस चुनाव का। लेकिन ये जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है कि जो आप ऐसे सोचिए कि जो हम लोग एमएलए हैं और वो जो एमपी हैं, जो सांसद में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, उनको कौन चुना है, तो हम लोग चुने हैं, भारत की जनता चुनी है। और ये जो एमपी और एमएलए होते हैं, ये किसको चुनते हैं, ये चुनते हैं आपके प्रेसिडेंट को, है ना, यानी कि राष्ट्रपति को। ये किसको चुनते हैं, ये चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो क्या होता है, यहाँ के जो इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ की जो जनता होती है, यहाँ के जो लोग होते हैं, है ना, यहाँ के जो
लोग होते हैं वो किसको चुनते हैं, या तो विधायक को या फिर सांसद को चुनते हैं। फिर वो विधायक वो सांसद किसको चुनता है, तो वो राष्ट्रपति को चुनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वोट हो रहा है, हम किसको वोट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं। अब क्या होता है, देखिए ये समझ में आया कि इनडायरेक्ट क्या होता है। चलिए, वेरी गुड। अब देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहने का मतलब कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, तो क्या होता है कि उन लोगों का जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो चीज़ चुनाव में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं। तो डायरेक्ट चुनाव में क्या होता है कि हम लोग के वोट का वैल्यू होता है, एक वोट का वैल्यू, एक आदमी का एक वोट। लेकिन क्या होता है, जब निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, तो उसमें जो एमएलए और एमपी होते हैं, उन लोगों का जो वोट का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कभी बताएंगे कि कैसे अलग अलग होता है, कैसे क्या फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें बताया जाता है कि किस तरह से एक एमपी का, एक एमएलए का जो वोट वैल्यू होगा वो कैसे होगा, और हर एक एमपी और एमएलए का वोट वैल्यू अंतर हो सकता है। दोनों में एमएलए भी है ना, जैसे कि आपका एमएलए है, आपका झारखंड का एमएलए है, ठीक है, और आपका यूपी का एमएलए है, तो दोनों एमएलए ही है, बट इन लोग का जो वोट का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल होगा द वोट वैल्यू ऑफ आपका ये झारखंड और ये आपका यूपी। ये जरूरी नहीं है कि आपका झारखंड का एमएलए का वोट और यूपी का एमएलए का वोट क्या होगा, वो इक्वल होगा, है ना। झारखंड का जो एमपी का वोट है वो जरूरी नहीं है कि वो यूपी का एमपी का जो वोट होगा उसके इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे चुना जाता है। एक्चुअली ये होता है कि जो एमएलए होता है, जो वोट सिस्टम होता है ना, वोट को बांटा जाता है कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वो कहाँ के एमएलए हैं, और उसका वो जो एरिया होता है उसका पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कौन कौन दो स्टेट लिए, एक लिए यूपी लिए और एक लिए झारखंड लिए। तो झारखंड में कितना जनसंख्या है, कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभाएं हैं, वहाँ का जो पॉपुलेशन होता है, वहाँ का जनसंख्या कितना होता है, तो इस तरह से उसको निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति, है ना, इसको क्या बोला जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति। अब आते हैं कि ये एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है, यानी कि बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है कि इसमें उससे पहले हम लोग समझते हैं कि गुप्त रीति क्या होता है, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो गुप्त रीति को समझने के लिए, जैसे सीक्रेट बैलेट होता है ना, हम लोग ये यूज होता है, हम लोग तभी ईवीएम पे काम करते हैं, अगर हम लोग ईवीएम पे वोट करते हैं, है ना, वीवीपैट यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेट बैलेट होता है ना, एक बैलेट पेपर होता है। इसमें बैलेट पेपर में देखिए आपका, इसमें जितने भी लोग खड़े होते हैं चुनाव में, जैसे कि मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, इसमें इन लोग का नंबर होता है, नाम होता है, और साथ में इधर आपका प्रीफरेंस दिया रहता है ना। हम लोग आगे देखेंगे, इधर क्या होता है, इधर नाम होता है और इधर प्रीफरेंस दिया रहता है, ठीक है, इधर प्रीफरेंस दिया रहता है, ठीक है, कि इसमें नंबरिंग किया जाता है, इसमें कोड किया जाता है। इधर क्या होता है, नाम होता है और इधर बस नंबर देना होता है। तो इसमें 2 पार्ट में बना होता है। ये क्या है आपका, ये आपका बैलेट पेपर है ना। इसमें जो भी निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं उनको ये दिया जाता है ना, और वो क्या करते हैं कि उनमें वो ये करते हैं, ये जो बैलेट पेपर मिल गया और ये सीक्रेट बैलेट पेपर पे होता है, ठीक है, उनमें वो वोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें क्या होता है कि ये नंबरिंग करते हैं। जैसे कि क्या होता है
कि यहाँ पे 5 सदस्य हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे जो वहाँ के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों को ये सीक्रेट बैलेट पेपर मिलता है और वो प्रेफरेंस देते हैं, अपना चॉइस को बताते हैं कि हम 1 नंबर में किसको रखेंगे। मान लीजिए कि 1 नंबर में इसको रखें, 2 नंबर में इसको रखें, 3 नंबर में इसको, 4 नंबर में इसको, 5 नंबर में इसको और 6 नंबर में इसको। उसी तरह से जितने भी जो लोग होते हैं, जितने भी जो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, अपना अपना वो प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये दूसरा पर्सन है वो इसको 1 नंबर में रखा, इसको 2 नंबर में रखा, इसको 3 नंबर में, इसको 4 नंबर में, इसको 5 नंबर में, और वो अपना वोट एक जमा करते हैं, है ना। वो अपना प्रेफरेंस को बताते हैं कि ये कैंडिडेट मेरा पहला प्रेफरेंस है, ये दूसरा प्रेफरेंस है, तीसरा प्रेफरेंस है और ये चौथा, ये 5वां प्रेफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, जितने भी जो वहाँ के जो मेंबर होते हैं, MLA और MP, है ना, वो क्या करते हैं कि वो सीक्रेट बैलेट पर अपना प्रेफरेंस देते हैं और वो इसी तरह से वोट करते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, जितने कैंडिडेट होते हैं उतने उनके डब्बे होते हैं, है ना, जब चुनाव काउंटिंग जैसे होता है। तो अब मान लीजिए ये आपका है, ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, है ना, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो अब मान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा वोट मिला है ना, वोट जो मिला है, अब वोट का काउंटिंग होगा और जिसका जो नाम होगा उस डब्बे में डाला जाएगा, वो बैलेट पेपर इसमें डाला जाएगा। जिसका प्रेफरेंस नंबर 1 होगा वो उस जिसके नाम के आगे होगा वो उस डब्बे में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब ये काम हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी होता है कि अगर कोई कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट ले आता है तो वो जीत जाता है ना, वो जो चुनाव जीत जाता है, वो पर्सन चुनाव जीत जाता है। लेकिन अगर वो नहीं ला पाता है तो क्या होता है, इन केस अगर कोई नहीं ला पाया, 50% से सब नीचे रह गए, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जिसका सबसे कम वोट होता है। अब मान लीजिए कि इस कैंडिडेट नंबर 3 का जो वोट है वो क्या है, वो सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसका जो दूसरा प्रेफरेंस होता है, पहला प्रेफरेंस होता है इसलिए यहाँ पे बैलेट पेपर होता है, लेकिन दूसरा जो प्रेफरेंस होता है, जैसे कि वो कैंडिडेट दूसरा प्रेफरेंस इसमें जो, जैसे कि यहाँ सपोज कीजिए कि एक बैलेट पेपर उठाएं और इसमें जो दूसरा प्रेफरेंस है वो आपका है कैंडिडेट नंबर 2 का, तो ये बैलेट पेपर किस में चला जाएगा, ये बैलेट पेपर यहाँ से उठा जाएगा और वो 2 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर और एक उठाएं बैलेट पेपर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो दूसरा प्रेफरेंस है, इस यहाँ पे इसको जो दूसरा प्रेफरेंस मिला है वो मिला है 5 का, तो ये बैलेट पेपर 5 में चला जाएगा। इसी तरह से काउंटिंग होगा और जिसका 50% से ज़्यादा हो जाएगा जिस समय, वो वहाँ का विनर हो जाएगा, यानी कि वो अब वोट जीत चुका है। तो इसी को बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, है ना। यानी कि देखिए, तो प्रेसिडेंट का चुनाव के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए क्या क्या होता है, तो पहला होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है एवं गुप्त रीति के द्वारा होता है। तो इन तरीकों से हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं तक अभी, फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं आर्टिकल में देखते जाएंगे कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट होते हैं, क्या क्या योग्यता होना चाहिए प्रेसिडेंट, आप कैसे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्या क्या योग्यता धारण करना चाहिए आपको, है ना, और प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है ना, उनकी शक्तियाँ क्या होती है, विधायिका शक्तियाँ देखेंगे। और जैसे जैसे आर्टिकल में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसमें और ज़्यादा देखते जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ तक देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब शेयर कीजिए, और कोई राय देना चाहता हो तो आपका वेलकम है, आप दे सकते हैं। कोई भी त्रुटि रह गई पढ़ाने में तो आप बता सकते हैं, जब फ्रेंड सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप ऐसे बताइए, यहाँ पे समझ नहीं है। अब जहाँ पे समझ नहीं है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ या फिर से बता सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।